दोस्तों, इस दुनिया में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं और इन 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका और एशिया जमीनों के जरिए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन तीनों महाद्वीपों से घिरे हुए जमीन के इस हिस्से को एफ्रो यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लगभग 57% हिस्सा इन तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ है और दुनिया की 86% से ज्यादा आबादी भी इसी हिस्से में रहती है। वैसे तो एशिया महाद्वीप जमीन के जरिए अफ्रीका और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए अफ्रीका और यूरोप के बीच की, तो इन दोनों ही महाद्वीपों के बीच कोई भी जमीन नहीं पाई जाती है। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि यूरोप महाद्वीप के हिस्से में लगभग 751 मिलियन से भी ज्यादा की आबादी रहती है और ये महाद्वीप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% तक का योगदान देता है। वहीं दूसरी तरफ 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में 1.4 बिलियन की आबादी रहती है और ये महाद्वीप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 3.9% का योगदान देता है। फिर भी इन दोनों विशाल महाद्वीपों की जनसंख्या को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई भी जमीनी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि इन दोनों महाद्वीपों के सबसे करीबी बिंदुओं के बीच की दूरी मात्र 14.3 किलोमीटर है और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस दूरी को खत्म करने के लिए आराम से एक पुल का निर्माण किया जा सकता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है जो इन दोनों महाद्वीपों को एक दूसरे से जुड़ने से रोकती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, हम जिस जल स्रोत पर पुल निर्माण करने की बात कर रहे हैं, उस हिस्से को जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोपीय महाद्वीप के इबेरियन पेनिनसुला को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से जोड़ती है और इसी के साथ साथ जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से भी जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन लगभग 300 जहाज और हर 5 मिनट में कम से कम एक जहाज इस जलमार्ग से गुजरता है। जिब्राल्टर जल संधि के उत्तर की तरफ यूरोप का स्पेन देश है, वहीं दक्षिण की तरफ अफ्रीका का मोरक्को देश है और इन दोनों ही देशों के सबसे करीबी बिंदु की बात करें तो वो हिस्सा स्पेन का ट्राफिया बिंदु और मोरक्को का साइरस बिंदु है, जिनके बीच की दूरी 14.3 किलोमीटर है। अफ्रीका और यूरोप से आने वाले जहाज 14 किलोमीटर की इस दूरी को लगभग आधे घंटे में ही पार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी पुल का निर्माण न हो पाने की वजह से ट्रेन या अन्य कोई वाहन इस बिंदु को पार नहीं कर पाते। यही कारण है कि इन दोनों महाद्वीपों का व्यापार केवल समुद्री जहाजों पर ही टिका हुआ है। हालांकि इन दोनों महाद्वीपों के बीच पुल का निर्माण न होने के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से पहला कारण ये बताया जाता है कि 19वीं सदी में अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को आपस में जोड़ने के बारे में सोचा गया था और एक पुल का निर्माण करने के लिए जिब्राल्टर जल संधि का जलमार्ग पूरी तरह से रोक दिया गया था, जिससे कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों अलग हो जाएं और जिब्राल्टर जल संधि के बंद होने के बावजूद भी यहाँ आसानी से जहाज आ जा सके। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाई थी और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया। इसके बाद साल 1920 में एक जर्मन इंजीनियर हार्मन सोरगेल ने एक बार जिब्राल्टर जल संधि पर एक पुल का निर्माण करने की योजना बनाई। हार्मन सोरगेल ने इस प्रोजेक्ट का नाम अटलांट्रोपा प्रोजेक्ट रखा। अटलांट्रोपा प्रोजेक्ट के मुताबिक जिब्राल्टर जल संधि पर 18 मील लंबा पुल बनाया जाना था। इसके अलावा ये पुल 1050 मीटर गहरा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पुल होता और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पुल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी पैदा होती। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पुल से 50 गीगावाट तक की बिजली का उत्पादन भी हो सकता था। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट से सहारा रेगिस्तान पर पानी उपलब्ध कराकर यहाँ की जमीनों पर फसलें उगाई जा सकती थी। लेकिन जिस समय इस प्रोजेक्ट पर काम होना था, उस समय जर्मनी का तानाशाह हिटलर हुआ करता था और हिटलर इस प्रोजेक्ट पर अपने करोड़ों रुपए बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहता था और जिब्राल्टर जल संधि पर पुल बांधने की शुरुआत होती इससे पहले दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था, जिसके बाद साल 1952 में हरमन सोरगेल की भी मौत हो गई और हरमन सोरगेल की मौत के बाद अटलांट्रोपा प्रोजेक्ट को भी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। इसके बाद साल 1979 में मोरक्को और स्पेन की सरकार ने दोनों देशों को एक साथ जोड़ने का फैसला किया।
और इसके लिए दोनों ही देशों की सरकार ने मिलकर पुल निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। हालांकि प्रोजेक्ट बनाने के बावजूद दोनों ही देश 1988 तक ये सोचते रहे कि इतने बड़े पुल का निर्माण किस तरह से करवाना बेहतर रहेगा। लेकिन स्पेन और मोरक्को की सरकार के द्वारा बनाया गया यह प्रोजेक्ट भी एक सपना बनकर रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय यूरोप में इतनी ज्यादा टेक्निकल रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे। लेकिन आज के समय में यूरोप के पास एक से बढ़कर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे वो एक बेहतर पुल निर्माण करवा सकता है। फिर भी जिब्राल्टर जल संधि पर अभी तक कोई भी पुल क्यों नहीं बन पाया? दोस्तों, आपको बता दें कि जिब्राल्टर जल संधि पर किसी भी पुल का निर्माण न हो पाने की सबसे बड़ी वजह भूमध्य सागर की गहराई है। ऐसा बताया जाता है कि भूमध्य सागर के अंदर की गहराई बिल्कुल भी समतल नहीं है। इस गहराई में बहुत सी छोटी बड़ी उबड़ खाबड़ चट्टाने हैं। कहा जाता है कि समुद्र में किसी हिस्से की गहराई 300 मीटर है तो किसी हिस्से की गहराई 900 मीटर है और बहुत से क्षेत्रों की गहराई तो 3280 फुट से भी ज्यादा है। यानी दोस्तों, यह भी कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी गहराई 3 एफिल टावर्स की लंबाइयों से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि बांग्लादेश की पद्मा नदी पर बनाया गया पुल दुनिया में अभी तक का सबसे गहरा पुल है और समुद्र के अंदर इसके खंभे की गहराई लगभग 122 मीटर तक है। इसलिए अभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से 900 मीटर की गहराई वाले पुल का निर्माण करवाने में बहुत ज्यादा लागत आएगी। इसके साथ ही कई विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी दुनिया में अभी तक इतने गहरे पुल का निर्माण कहीं भी नहीं किया गया है और इतने गहरे पुल का निर्माण करवाना दोनों ही देशों के लिए एक नुकसान भरा सौदा हो सकता है। अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप का जल मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्तम जल मार्गों में से एक है और इस पुल के नीचे से गुजरने वाले जहाजों के लिए पुल की ऊंचाई भी काफी ज्यादा रखनी पड़ेगी और 900 मीटर गहरे और 400 फीट ऊंचे पुल का निर्माण करवाना काफी खर्चीला होने के साथ साथ लगभग नामुमकिन जैसा है और दोनों ही देशों की सरकारें इतना ज्यादा खर्च भी नहीं उठाना चाहती और न ही इस पुल का निर्माण करवाने में किसी भी तरह का जोखिम उठाना चाहती हैं। जैसा कि दोस्तों, ये बताया गया है कि जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिस वजह से इस जल संधि के बीच की समुद्री धारा का बहाव काफी तेज होता है। भूमध्य सागर से आने वाली तेज धाराएं पश्चिमी दिशा में समुद्र के नीचे बहती हैं और साथ ही अटलांटिक महासागर से आने वाली तेज धाराएं पूर्व दिशा की ओर भूमध्य सागर की धाराओं के ऊपर बहती हैं। इस कारण जिब्राल्टर जल संधि के क्षेत्र में बहुदिशात्मक धाराओं का बहाव होता है और ऐसे में यहाँ एक पुल का स्थिर खड़ा रहना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि पर पुल का निर्माण न हो पाने की यही सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा कई इंजीनियरों का ऐसा मानना है कि अगर जिब्राल्टर जल संधि पर एक पुल का निर्माण करवाया गया तो इसका खर्चा तकरीबन 5 से 6 हजार बिलियन डॉलर तक आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस समुद्री क्षेत्र में भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर की तरफ से कई तूफान और चक्रवात भी आते रहते हैं और अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण इस पुल को कोई नुकसान होता है तो इससे यूरोप और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। इसी के साथ साथ स्पेन और मोरक्को को 10 से 12 हजार बिलियन डॉलर तक का नुकसान भी होगा। ये दोनों ही देश वर्तमान में इतना भारी जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, ये भी एक ऐसी वजह है जिसको लेकर दोनों देशों ने अभी तक जिब्राल्टर जल संधि पर किसी भी पुल का निर्माण नहीं करवाया है। इसके अलावा इन दोनों देशों ने जिब्राल्टर जल संधि पर पुल के बजाय एक अंडर वाटर टनल का निर्माण करवाने की भी योजना बनाई है। लेकिन दोनों ही देशों का ऐसा मानना है कि अंडर वाटर टनल दोनों देशों को जोड़ने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित तरीका नहीं है, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि में समुद्री क्षेत्रों की गहराई बिल्कुल भी समतल नहीं है और बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि पर एक अंडर वाटर टनल का निर्माण करवाना भी नामुमकिन है। इसी के साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि के समुद्री क्षेत्र की गहराई में मौजूद चट्टानें काफी ज्यादा मजबूत हैं, जिन्हें काट पाना लगभग नामुमकिन है और इस समुद्री क्षेत्र में अक्सर तूफानों का आना जाना लगा रहता है, जिससे भूकंप के केवल एक झटके से ये अंडर वाटर टनल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है और फिर स्पेन और मोरक्को द्वारा बनाई गई अरबों की लागत यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि के क्षेत्र में टनल बनाने का यह विचार साल 1975 में ही रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिस वजह से अभी तक जिब्राल्टर जल संधि पर किसी भी तरह के पुल या टनल का निर्माण नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 50 सालों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए एक बेहतर पुल का निर्माण हो सकता है। ऐसा बताया जाता है कि स्पेन और मोरक्को की सरकार लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और जब इन दोनों देशों के बीच पुल का निर्माण हो जाएगा तो ये इन दोनों
देशों की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।